नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा की संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। वैश्विक महामारी कोरोना ने दुनिया में कोहराम मचा रखा है। आर्थिक सुपर पावर कहे जाने वाले कई विकसित देशों की अर्थनीति धराशायी हो चुकी है। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो यहाँ कई समस्याएं हैं। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सामग्रिक और सामूहिक प्रयास की जरूरत है, लेकिन देश भर में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस कदर बढ़ रही है, इसे देखते हुए सरकार जान माल की सुरक्षा को ही अब तक प्राथमिकता देती आ रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में आर्थिक गतिविधियों को शर्तों के साथ छूट दी गई है, लेकिन देश के पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों के भरमार के बावजूद आज तक सशक्त औद्योगिक नीति नहीं होने का खामियाजा साफ देखी जा रही है। युवा शक्ति दूसरे राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है, जबकि इस रीजन में चाय, पटसन, रबर, बांस, बेत, फफूंदी, मत्स्य, दूध को केंद्र कर ही औद्योगिक क्रांति शुरू हो जानी चाहिए थी। फूड प्रोसेसिंग भी एक बेहतर अवसर है। फहरिस्त लंबी है, संभावनाएं अपार है, पर पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास के परिदृश्य में पीछे क्यों है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं फिनर के पूर्व अध्यक्ष रामस्वरूप जोशी जी, हमारे साथ ओम प्रकाश अग्रवाला जुड़ गए हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे साथ बहुत जल्द हीरो थोकचम मणिपुर से जुड़ेंगे, जो एमडी है गोल्डन ट्रांस पावर के। सिद्धार्थ दत्त डायरेक्टर डिजिटल आई प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ शुभांशु भट्टाचार्य सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है सिलीगुड़ी में सेवा कर रहे हैं, वहाँ से हमारे साथ जुड़ेंगे। कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जोशी जी, मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि इतनी अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी पूर्वोत्तर राज्यों आज तक औद्योगिक विकास के क्षेत्र में पिछड़ा क्यों है? देखिए, कई सरकारों के साथ में ये मुद्दा उठाया गया और फाइनली जो सरकार थी और उनके जो नुमाइंदे थे, हम लोग उनको कन्विंस कर पाए कि यहाँ पे एक स्पेशल फोकस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर लास्ट में हमें पॉलिसी दी, लेकिन देखिए नॉर्थ ईस्ट के मामले में कुछ ऐसा होता कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को ख़ास तौर से ये नहीं लगता कि भाई ये जो पॉलिसी यहाँ पे आई है उसकी स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पॉलिसी को आप बीच में ही रोक देंगे या उसको डाइल्यूट कर देंगे। तो इस तरह की हमारे यहाँ जो पॉलिसी आई उनके साथ में इस तरह की छेड़ाछाड़ी बहुत ज़्यादा हुई। तो उसमें एक तो देखिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और जिसने ऑलरेडी पैसा लगा दिया कर लिया उसके मन में भी दिक्कत रहती है। तो हम लोगों ने लास्ट में अभी यही कहा सरकार से, ये कोविड के पहले, कि आप हमें एक स्थायी कम से कम अगले 5 साल के लिए, जिससे उसके बाद में देखिए हम नहीं चाहेंगे हमेशा हम क्रचेज पे उसी के ऊपर में चलते रहें, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन चूंकि बीच बीच में इस तरह के डिस्ट्रप्शन आए, उस वजह से पॉलिसी काम नहीं कर पाई, तो अब कम से कम आप हमें दीजिए। लेकिन वो आधे अधूरे मन से बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में हमें मिली। अभी जो हालत हो गई कोविड के चलते में, देखिए अब मैं चाहूँगा कि हम लोग अब पीछे का रोना कब तक रोएंगे जी, एक आगे की अच्छी शुरुआत करें। उसके अंदर में देखिए सबकी भूमिका है, सरकार की भूमिका है, मैं उद्योग क्षेत्र से आता हूँ तो उद्योगपतियों की भूमिका है, और बाकी भी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री के या बाकी सिविल सोसाइटी, सबका अपना अपना योगदान है। अब उनको आगे आके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। एक चीज़ मैं देखिए मैं चाहूँगा कि उसको व्यापक अर्थ में समझा जाए। एक इकोनॉमी का एक टर्म्स है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। ये नहीं है कि भाई मतलब कहने का है मतलब वेल्थ की, इकोनॉमी में मनी की एक अपनी भूमिका है, उसको आप बहुत समय तक देखिए। सब लोग शायद हो सकता है कि लॉकडाउन को और बढ़ा दिया जाए, ये कहना आसान है, लेकिन उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं, उनके परिणाम हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो एक चीज़ है कि जैसे कई लोग करते हैं कि भाई वी हैव टू लिव विद द कोविड, वी हैव टू लिव विद द कोरोना, तो मैं ये उसमें थोड़ा संशोधन कि वी हैव टू लिव विद कोरोना विथ कॉशन, विथ प्रिकॉशन। जो सावधानी है, जो अनुशासन है, उसके साथ में रहना है। लेकिन अब ज़रूरी है तो हम लोग धीरे धीरे इन कैलिब्रेटेड वे, फेस्ड मैनर में नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न करें। और नॉर्मलसी में सबसे बड़ी आवश्यकता जो पहला है, देखिए कनेक्टिविटी का बात है। तो जो कम्युनिकेशन का जो रिस्टोर करना है, जो हर तरह की जो कम्युनिकेशन है, कम से कम हमारे दूरसंचार कम्युनिकेशन में किसी तरह की व्यवधान नहीं है, तो बाकी चीज़ों के अंदर में जैसे अब आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसको इंडस्ट्री को चलना है तो 5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ कि देखिए उसमें एक तो मैन है,
कि जैसे हमारे जो वर्कमैन है या और जो सारे समग्र रूप से देखना पड़ेगा, खाली वर्कफोर्स नहीं, जो हर क्षेत्र के जो मैन पावर है। उसके बाद में मटेरियल, अभी क्या है कि कुछ जहाँ, जैसे मैं पूर्वोत्तर का आपको बात बताऊँ तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो अपने रॉ मटेरियल के लिए बाहर के रॉ मटेरियल पे निर्भर करती है। तो वो एक नॉर्मल से आए तो हमारा जो माल है वो चाहे मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो या कुछ और चीज़ें हो, तो उसके अंदर में उसको एड्रेस करना है। कुछ मशीनरी की भी जो प्रॉब्लम है वो भी एक इंग्रेडिएंट है, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मार्केटिंग और लास्ट में एक मनी। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर से या और कोई सोर्सेज, तो इन पांचों का एक सही सम्मिश्रण हो तब देखिए बिजनेस हो चाहे इंडस्ट्री हो वो आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश अग्रवाला जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और व्यवसायियों के साथ और इंडस्ट्री के साथ आपका नाता रहा है। सवाल वही है कि पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक संपदाओं की भरमार है और मैन पावर जो यहाँ के बहुत एक्टिव है, इसके बावजूद पूर्वोत्तर में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं शुरू हो पा रही है? रंजीत जी, इस बात का अगर जवाब देना चाहें, 2 सेंटेंस में अगर कहने के लिए मुझे कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि सरकारी इच्छा शक्ति की कमी और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से नॉन कोऑपरेशन। जब भी कोई स्कीम आता है, स्कीम पहले बड़ी ज़ोर शोर से अच्छे से अनाउंस की जाती है, फिर धीरे 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 उसमें इतने सारे बट्स इफ्स एंड लगा दिए जाते हैं। उसके बाद जब तक वो पब्लिक के पास पहुँचती है तब तक वो पूरी तरीके से डाइल्यूट हो चुकी होती है। बाहर के जो इन्वेस्टर है या असम के भी जो लोग आगे आना चाहते हैं, उनको हमेशा डर बना रहता है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक बड़ी समस्या है। आज मैं अगर एग्जांपल देकर के बात करूं, वैट के समय क्या होता था कि इंडस्ट्रीज़ को टैक्स देना नहीं पड़ रहा था। जीएसटी आई, आपने कह दिया कि नहीं आप टैक्स दीजिए फिर रिफंड लीजिए, रिफंड लीजिए और आपको हम तुरंत दे देंगे। रिफंड लेने की प्रक्रिया कितनी जटिल है और उसमें कितना खर्चा आ रहा है, उसमें कितने पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की कमर टूट जा रही है। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों के चलते नो डाउट यहाँ फ़र्क पड़ रहा है। और रहा सवाल कोविड के चलते, तो कोविड के चलते सारी चीज़ें कोविड तो बदली है। मान लीजिए मिला जुला के 1.5 महीने की सवाल है, लेकिन बिल्कुल। आज़ाद भारत के पूर्वोत्तर के हिस्से को क्यों इतना निगलेक्ट किया गया? और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की बात करें, संपर्क व्यवस्था, अब जाके भले ही इस केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कह तो दिए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर जा रही है, एनईसी है हमारे पास और फिनर तो है ही, लेकिन जिस तरह से प्रगति देखनी चाहिए थी वो नहीं देखी गई। हमारे साथ इस बार हीरो थकचम इम्फाल से जुड़ रहे हैं। ये एमडी है गोल्डन ट्रांसपावर के और एडवाइज़र है बिजनेस एक्सीलेंट ग्रुप के। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज स्टूडियो में है ओम प्रकाश अग्रवाला, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और राम स्वरूप जोशी, पूर्व अध्यक्ष फिनर के पूर्व अध्यक्ष है। मैंने उनसे सवाल किया था कि अपार संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जैसे पहले बताया हमारा इस पैनलिस्ट ने, मैं थोड़ा सा लेट आ गया, प्लीज़ डोंट माइंड, मगर जैसे पहले बताया कि अब हमारा पहले पैनलिस्ट ने कि हमारा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, ये सबसे बड़ा बात जो रॉ मटेरियल है उसका, और उसको प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन के लिए जो ये है समस्या है, उसको ये बड़ा एक इंडस्ट्री को, एक इकोनॉमी को चलाने के लिए एक बड़ा सा ये है, हाथ है इसमें। तो इस एमएसएमई को, एमएसएमई, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये तीनों जो ये सेक्टर है, इसको अभी गवर्नमेंट ताकत देना पड़ेगा, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा इस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो ताकत देना पड़ेगा और रिवाइव करने के लिए कोशिशें करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक हुआ क्यों नहीं है? मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहा हूँ, हीरो जी। देखिए, हमारा गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जो अभी मणिपुर के लिए, हम नॉर्थ ईस्ट के लिए, मेरा नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मैं पर्टिकुलरली मणिपुर के लिए मैं बात करूंगा कि मणिपुर में अभी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो अभी गवर्नमेंट 2017 में इसी चीज़ को कैबिनेट अप्रूव किया है और फाइनेंस का कॉन्फ्रेंस ले चुका है। तो उस
उसको यहाँ पे लाने इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। पहले बात तो लॉ एंड ऑर्डर था, और हमारा पे इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, हमारा इन्वेस्टर को ढूंढने के लिए थोड़ा सा स्टेट में थोड़ा सा ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर, ड्यू टू मैनी फैक्टर्स उसको थोड़ा देर लगा। मगर अभी ये एक अब ये कोविड-19 का इस प्रॉब्लम से अभी एहसास होने लगा कि इसको हम एक इसको इकोनॉमी को, स्टेट इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इसको इंडस्ट्री को मजबूत करना, इसको जो पॉलिसी है उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करना, ये बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, से बिल्कुल। मतलब जी हाँ, बिल्कुल। हम आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है शुभांशु भट्टाचार्य, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सिलीगुड़ी में है, और लॉकडाउन का 43वां दिन है, तो लगभग 1.5 महीने से सब कुछ बंद पड़ा है। काफ़ी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। शुभांशु, आप सिलीगुड़ी में हैं और आप जो काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, और फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। हाँ, मैं एक बेकरी कंपनी का ये एग्जीक्यूटिव हूँ, क्योंकि मुझको बेकरी देखना होता है, जो बेकरी का आपका रॉ मटेरियल आता है। ये एक कंपनी में मैं हूँ अभी, और मेरा हेडक्वार्टर ऐसे में फिलहाल असम का ही हूँ। मैं सिलीगुड़ी में हेडक्वार्टर में काम करता हूँ, लेकिन आज 40 दिन हो गया, अभी फिलहाल मैं बंद हूँ। जी हाँ, तो अभी तो आपका कामकाज बंद है, तो और आगे क्या आपकी जो कंपनी है वो आप लोगों का, आप बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें, मतलब एम्प्लॉय है, तो उनके लिए क्या दिक्कतें सामने आने वाली है, क्या कहेंगे? कंपनी का दिक्कत सामने वाली है, मतलब कि मेन बात है सर, सैलरी का दिक्कत है। अगर इनपुट नहीं आएगा तो कंपनी आउटपुट कहाँ से देंगे? ऐसे अगर 1 महीना 1.5 महीना बंद रहेंगे तो इनपुट, अगर कंपनी को इनपुट नहीं आएगा तो हम लोग को आउटपुट कहाँ से देंगे? ऐसे ही सुनने मिला है कि जीएसटी का 18 लड़का को निकाल दिया 21 मार्च को। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको ऐसा लग रहा है आपकी बातों से आपको एक फिर नया काम ढूंढना होगा? हाँ सर, जैसे अगर जुलाई तक कंपनी बोला है कि जून तक देखेगा, अगर जून के बाद भी ऐसे चलते रहेगा तो सर मेरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा घर फैमिली में जोरहाट में छोड़ करके आया हूँ असम। जी हाँ, ये सिर्फ आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे जो मार्केटिंग के क्षेत्र में है, सेल्स के क्षेत्र में है, फिलहाल कंपनियां बंद होने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो सूचनाएं हैं, लगभग 2020 जो है ये अच्छी नहीं जाएगी सबके लिए। हमें लेकिन सरकारी प्रयासों, खासकर कोविड-19 को लेकर जो सरकारी गाइडलाइंस दिए गए हैं, जिस तरह से मानने की बात कही जा रही है, उसको मानना होगा। तो सिलीगुड़ी में क्या कोविड-19 को लेकर उसी तरह की जागरूकता देखी जा रही है? लोग इसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं या वायलेंस जारी है? हाँ सर, ये मैं बोलना चाह रहा था कि सिलीगुड़ी में जो है सर, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन मतलब तो उड़ गया क्या, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन दिया ही नहीं हुआ है। कि जैसे आज हम 11:30 बजे 12:30 बजे निकला था कुछ काम के लिए, तो देखा कि हर जगह खुला हुआ है, किसी जगह किसी मोहल्ले पे खुला हुआ है, किसी मोहल्ले में बंद है। और सुबह 9 बजे अगर आप बाजार जाएंगे तो ऐसा आदमी है कि हम उसको क्या बोलेंगे। पुलिस प्रशासन बोल रहा है लेकिन यार सुनने वाला कोई नहीं। और जिस मकान में मैं रहता हूँ वो मकान छोड़ करके 2 मकान छोड़ करके एक आदमी को डिटेन किया गया है, लेकिन उसका भी मतलब पूरी रिपोर्ट हम लोग को नहीं आ रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपके साथ तो दोहरी समस्या हो गई। एक तो आपके पास आपका काम छूट रहा है, दूसरे आप सिक्योर रहेंगे कि नहीं ये भी आपको पता नहीं है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप घर से बाहर ना निकले, और जहां तक संभव हो, क्योंकि असम सरकार व्यवस्था कर रही है कि बाहर फंसे लोगों को लाया जाए, तो निश्चित तौर पर आप जो व्हाट्सएप नंबर है और जो लिंक है उसमें जाके आप आ सकते हैं। मैं आपसे और एक सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग होंगे सेल्स के क्षेत्र में? सिर्फ सिलीगुड़ी की बात करें तो अलग अलग कंपनियों के कितने सेल्समैन होंगे या सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे जो कंपनी बंद होने के चलते उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है? जैसे मैं जिस मकान पे रहता हूँ यहाँ पे मोटा मोटी आपका 8-9 लड़का है, तो ये लोग सभी एक ही बात बोल रहे हैं। जब हम लोग दोपहर को या शाम को खाने के लिए डिनर के लिए बैठता हूँ तो यही आलोचना होता है हम लोग का। कितने होंगे ऐसे पूरे सिलीगुड़ी की बात करें तो अलग अलग कंपनियों के कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे? देखिए, सिलीगुड़ी का तो पूरा पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग का जो फ्लैट है, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, इसमें मोटा मोटी 15 लड़का है सेल्स का, अलग अलग कंपनी का। तभी एक बार आपका 40 दिन से घर पे बैठा हुआ है।
तो आगे आप क्या योजना बना रहे हैं, वहीं रहेंगे या वापस लौटेंगे? अभी तो फिलहाल देख लेता हूँ, 17 तारीख के बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा कि मार्केट खोलेगा ना वापस अपना घर जाना। जी हाँ, बिल्कुल एक असमंजस की स्थिति तो है, लेकिन आपको और आपके साथियों को बहुत धैर्य के साथ रुकना होगा वहाँ पे और चीज़ों को देखना होगा। हम यही कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से कि अगर आपको वापस लौटने में कोई दिक्कत होती है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। आपका मैसेज हम असम सरकार को ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे ज़रूरी बात है शुभ्रांशु, वो ये है कि गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए और अपने को सुरक्षित रखा जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये शुभ्रांशु एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव। पूरे देश में अगर इसकी बात करें सेल्स से जुड़े हुए लोग या कामगारों की, तो ये करोड़ों का आंकड़ा है और सब असमंजस की स्थिति में है। हालांकि लॉकडाउन 3 में कुछ ढील दी गई है, जो ग्रीन जोन में राज्य है वहाँ फिर से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ शुरू करने की बात कही जा रही है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो असम सरकार ने भी कहा है कि अगर वहाँ काम शुरू होता है तो आपको वहाँ से लौटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे ये जो कहने की बात कर रही है पड़ रही है, असम और पूर्वोत्तर से जो युवा शक्ति है आपका 20 से 35 साल के अंदर के, वो लाखों की संख्या में 10, 15, 20 लाख होंगे ये संख्या, वो अपना राज्य में को छोड़कर उनको बाहर काम करना पड़ रहा है। जोशी जी, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, इसका क्या मतलब था और क्या अभी क्या स्थिति है? ये देखिए, ये पॉलिसी 2017 तक अस्तित्व में रहने की थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिना किसी से सलाह किए, इवन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए थी, नॉर्थ ईस्ट की सरकारों से भी कोई बात नहीं की, इंडस्ट्री वालों से बात नहीं करी। और इस पॉलिसी को लाने में, उसका आगे बढ़ाने में, जैसे फाइनर का मैं उस टाइम चेयरमैन था करीब 10 साल, तो मैंने काफ़ी सब सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी काम किया। तो किसी से बिना सलाह किए अब्रप्टली, आर्बिट्रेरीली उसको दिसंबर 2014 में उसको सस्पेंड कर दिया। जी, तो इट वाज ए बिग शॉक। जो एग्जिस्टिंग थे उनके लिए शॉक था, और जो पाइपलाइन में थे, जिन्होंने इफेक्टिव स्टेप्स लगा लिए थे, काफ़ी लोग, माने काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा था, वो होल्ड के ऊपर में हो गया। चूँकि सस्पेंशन था, हम लोग सोचे आज नहीं कल हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना। फाइनली हमने हाई कोर्ट मूव किया इसको लेके, हाई कोर्ट से भी ऐसे चल रहा था। तो 2017 तक आते आते उन्होंने बड़े प्लान्ड वे के अंदर में इसको दूसरे रूप में लेके आए। जो ओरिजिनल पॉलिसी थी उसके मुकाबले में ये 10% भी नहीं है, देखिए। अच्छा, दूसरा, एक आदमी का कमिटमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या कि भाई जो हम आपको दे रहे हैं तो उसका एक कमिटमेंट है, उस पीरियड तक वो चलनी चाहिए, स्मूथली चलनी चाहिए, वो चली नहीं। तो हम लोग चाहते थे कि भाई एक पॉलिसी इस तरह की आए, फिर इस पीरियड में जो 3 साल हमने ख़राब किए जो सस्पेंशन के चक्कर में, उसको आप किसी तरह कंपनसेट करिए, वो कुछ नहीं। अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सहयोग चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स इस रीजन की है उनका भी सहयोग चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट्स में जैसे पर्टिकुलरली जो एडवांस स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें आसाम नंबर 1 होता है जी। अभी क्या होगा, दुर्भाग्यवश गवर्नमेंट की मजबूरी रही है, लेकिन देखिए सफ़र इंडस्ट्री कैसे कर रही है। अभी उन्होंने हमको और समर्थन देने के बजाय, सपोर्ट देने के बजाय, जो हमको मिल रहा है उसको उन्होंने एक बार रोक दिया जी। आर्थिक कारणों से जो हमारा जीएसटी लग चुका उसका हमको, मेरे को रिफंड मिलना है, उस जीएसटी को भी उन्होंने एक बार रोक दिया। तो देखिए, मेरे को तो अभी वर्किंग कैपिटल की समस्या है, मुझे और सपोर्ट चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, और ये जो मेरा इंटाइटलमेंट है आप उसको और रोक लिए, तो अब आप मेरी परेशानी की कल्पना कर सकते हो कि मेरे लिए कितना दुष्कर है मैंने इंडस्ट्री को चलाना। तो अभी समय है कि देखिए, जैसे और सारे सेगमेंट है सोसाइटी के, उनकी सरकार कुछ सुविधा दे रही है, कर रही है। एक्स्ट्रा सुविधा तो अलग बात है, जो हमको मिल रही है और जेन्युइन नहीं मिल रही है, उन्होंने ख़त्म नहीं किया लेकिन सस्पेंड कर दिया। तो लेकिन ये तो हमारे लिए बड़ा धक्का, हम कैसे इस पे कैसे उभरेंगे। हमें तो इस समय चाहिए कि कुछ हमको एडहॉक कुछ समर्थन मिले वर्किंग कैपिटल का, हमारे को जो कैश क्रेडिट लिमिट है इंडस्ट्री को चाहिए, और जो सरकार से हमको पैसा मिलना है या बाकी बड़े कॉरपोरेट से मिलना है, वो हमको जल्दी से जल्दी मिले। एमएसएमई को तो हाथों हाथ मिलना चाहिए, जिससे कि हम लोग वापस चले जाएँ। देखिए, एक व्यापार बिजनेसमैन में, एक शॉपकीपर में और इंडस्ट्री में थोड़ा सा फर्क है। शॉपकीपर के लिए सुविधा है कि जब चाहो आप शटर उठा लो, जब चाहो शटर डाउन कर लो, उसके तकलीफें अपेक्षाकृत कम है। लेकिन इंडस्ट्री को वापस चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन इस हालत के बाद में भी मैं आप मेरे उद्योग से जो साथी हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, देखिए चैलेंज है, इस चैलेंज को आप चेंज के साथ फेस करिए।
ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे हमने अपने आप को, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि भाई मैंने मास्क, सैनिटाइजेशन, जो भी मेरे हाइजीन से रिलेटेड है, मैंने उनको पालन करना शुरू कर दिया। बहुत लोग, सब प्राय सब लोग करने लगे। इसी तरह मेरी इंडस्ट्री को हमको कोविड कंप्लाइंट बना लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम जारी रखेंगे इसको। अभी ऐसी खबरें भी आ रही है कि चीन की कई कंपनियां पूर्वोत्तर में आना चाहती है। ओम प्रकाश जी, हमारे पास सुविधाओं के बावजूद हम चीन की ओर फिर क्यों देखें? देखिए, बाहर से कंपनी आना एक अच्छा संकेत है। अगर चाइना से कुछ कंपनियां उठकर यहाँ आती है तो निसंदेह अच्छी बातें होगी। लेकिन जो अभी जोशी जी ने जो बातें कही, मैं उन सब बातों को दोहराऊंगा नहीं, कुछ सारी बातें सही थी। जी, सरकार 2 कदम आगे बढ़ती है, 3 कदम पीछे ले लेती है। उन्हें पता ही नहीं कि क्या देना है, उनकी ज़रूरत क्या है। लेकिन मैं इस बातों में आलोचना नहीं करके, मैं इधर आपके यहाँ आने का लाभ उठाऊंगा और 2-3 छोटे छोटे सजेशन देना चाहूँगा। जी, एक तो अभी असम में सारा डेटा, मैंने कोरोना की कृपा से असम के पास एक डेटा आ गया कि असम के कितने लोग बाहर है और वो तकरीबन किस व्यवसाय में है और कहाँ है। इस डेटा का सही संकलन करके अगर देखा जाए तो पता लग जाएगा कि असम के किस क्वालिटी के लोग बाहर सर्विस कर रहे हैं और उनके लिए असम में हम किस तरह का रोजगार सृजन कर सकते हैं। नंबर 2, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज तक असम में आईटी हब बनाने के लिए सही प्रयास क्यों नहीं हुआ, जबकि आज बेंगलोर और हैदराबाद की जगह असम ज़्यादा सूटेबल प्लेस होता इस टाइप के हब बनने के लिए। वाइट कॉलर्स लोगों का प्रदेश है ये। जी, तो इसके अलावा अगर सरकार को कुछ करना है, अभी देखिए ये आर्थिक जो स्थिति आ रही है, मैं आसाम की कहें या इंडिया की करें, अलग अलग सजेशंस आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि टैक्स बढ़ा दीजिए, उस कहने के चक्कर में कुछ लोगों की नौकरी चलेगी। कुछ कह रहे हैं टैक्स कमा दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन लेगा डिसीजन। अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग बात कर रहे हैं। बीच में हेलीकॉप्टर मनी की बात आई। हेलीकॉप्टर मनी के बारे में लोग ये सोचते हैं हेलीकॉप्टर जाएगा, पैसा गिरा के आ जाएगा। ऐसा नहीं है। हेलीकॉप्टर मनी की ज़रूरत आज उद्योगों को है। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब हो गया कि सरकार जब बिना किसी ब्याज के उद्योगों तक अपने पैसे पहुंचाए और त्वरित पहुंचाए। तो उस पैसे की ज़रूरत आज हमारे उद्योगों को है, खास करके पूर्वोत्तर के। जी हाँ, हमारे साथ हीरो थोकचम जुड़े हुए हैं। आप एमडी है गोल्डन ट्रांस पावर के। गोल्डन ट्रांस पावर क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, हमारा गोल्डन ट्रांसफार्मर जी कंपनी, हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर और केबल्स बना रहे हैं मणिपुर में। आप खुद उसको बनाते हैं? ट्रांसफार्मर्स जो, हाँ, हमारा कंपनी है जो बनाता है, केबल्स बना रहा है मणिपुर में। हम लोग काफ़ी फर्स्ट टाइम हम लोग ये इन्वेस्टमेंट लेकर आए मणिपुर में। ये ऐसा फैक्ट्री, ऐसा मतलब मणिपुर में ज़्यादा इतना इस तरह का फैक्ट्री हम लोगों ने पहली बार लगाया है, उस स्केल तक का। जी, आपके इस इंडस्ट्री में लोग, कितने लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं? हम डायरेक्टली लोग और इनडायरेक्टली अभी कितने मेरा लोग जुड़े कंपनी हुए हैं? में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा यहाँ पे 100 आदमी काम कर रहे हैं। जैसे बाहर से भी है, बिहार से भी है, असम से भी है, मणिपुर से भी है। तो हम लोग यहाँ पे सब लॉकडाउन के चक्कर में नहीं जा सका। और पावर तो बहुत रिक्वायरमेंट है, अभी लॉकडाउन हो या ना हो, पावर का तो पावर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विस देना ये तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उसका काम कर रहे हैं। जी हाँ, और क्योंकि बहुत से लोगों को मणिपुर में किस तरह का काम हो रहा है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि मणिपुर में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, और किस किस तरह की इंडस्ट्री आपके राज्य में है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे तो मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊंगा। हमारा मणिपुर में फूड इंडस्ट्रीज़ अभी काफ़ी फूड इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काफ़ी यहाँ पे आ गया है। और फूड रिलेटेड जो बॉटल्स, पाइप, जो प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी सारा यहाँ पे आ गया है। और हमारे यहाँ पे अपना हेवी लार्ज स्केल जो है, स्मॉल मीडियम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी सारा आया हुआ है, स्मॉल स्केल भी आया हुआ है, मीडियम इंटरप्राइज भी आया हुआ है। तो ये इस 2017 जो गवर्नमेंट है बीजेपी का, इसी टाइम से ही सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारे यहाँ पे 4 इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो इसमें काफ़ी अलग अलग इसका बनाया हुआ है।
जी हाँ, और जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, फूड पार्क भी है, फूड पार्क भी आ रहा है। और यहाँ पे SEZ का भी प्लान कर रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ से म्यांमार का ज़्यादा नज़दीक है, 100 किलोमीटर्स में म्यांमार है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल पार्क, फूड पार्क, SEZ वगैरह वगैरह यहाँ पे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री ऑलरेडी की भी आपके डिपार्टमेंट वहाँ ने पे कोई बिठा लिया है। डेवलपमेंट हो रहा है? यहाँ पे देखिए, ये मणिपुर में इस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए दो समस्या है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो बड़ी 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 नंबर्स में है, और जो इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, उनको काम देना और काम को उसको ये आदमी लोगों को काम देना वो बहुत अभी ज़रूरी है। और फूड मैन्युफैक्चरिंग है, फूड इंडस्ट्री में जो है, जैसे पानी बनाता है, जैसे पानी मिनरल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, जो पैकेज वाटर बनाता है, जैसे ड्रिंक्स जूसेस बनाता है, बेकरी का आइटम जो बनाता है, या एग्रीकल्चर का जो फार्मिंग है, जो हॉर्टिकल्चर का जो डिफरेंट सेक्टर में जो फार्मिंग है, सबको वो अभी काम में लगाना चालू कर दिया है। क्योंकि ये ग्रीन जोन हम लोग गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, मगर आज से थोड़ा बाहर से आदमी आया है बोल के थोड़ा जो मेन मार्केट है उसको लॉक किया है, बाकी जो रूरल एरिया में उसको खुला है। जी हाँ, बिल्कुल। जोशी जी, मणिपुर से आप सुन रहे थे, ये MD है गोल्डन ट्रांस पावर के। वहाँ में किस तरह की इंडस्ट्रीज है, छोटे और बड़े, आपने सुना। असम की बात करें, असम बहुत बड़ा राज्य है और अपॉर्चुनिटी काफ़ी है यहाँ पे। रबर की बात करें, पटसन की, बांस, बेत, दुग्ध, मत्स्य, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपने कुछ कारण भी बताए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों, असम की मैं बात करूँ, लोगों का जो इनिशिएटिव होना चाहिए और लोगों में जो इंडस्ट्री को लेकर जागरूकता होनी चाहिए, उसमें कहीं कमी है? जागरूकता की देखिए एक है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको उद्योगपतियों के लिए बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट हम लोगों को फीडबैक मिला है वो एक मानसिक रूप से तैयार हैं अपने उद्योग को वापस पटरी पे लाने के लिए, वापस चालू करने के लिए। अब उनके कुछ कुछ प्राथमिकताएं देखिए, कुछ तो लॉन्ग टर्म है, पॉलिसी तो अब आएगी जब आएगी, या मान लीजिए वो एक आश्वासन दे दें कि भी ठीक है हम लोग आपको करेंगे, देंगे, हम लोग कुछ इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि देखिए, सबसे बड़ा है मैन पावर का। इस पीरियड में किसी तरह लोग बाग जो यहाँ पे थे, जैसे गुवाहाटी या आसपास के बहुत इंडस्ट्री है, ऐसे कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट और भी हैं आसाम में, जो वर्कर्स थे हमारे, वो कहीं कहीं वापस अपने घर चले गए, माने यहाँ के भी थे। अब क्या है कि उनके साथ में जब हम कांटेक्ट करते हैं तो वो बोले साहब आएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, हमको वापस आने का, मान लो कुछ वापस हमको आना पड़े, तो ये थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन है, उसको वापस शुरू करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कि भाई जैसे श्रमिक रेल चल रही है, उसी तरह श्रमिक ट्रांसपोर्ट जैसे रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू है, और या कुछ रेल श्रमिक यहाँ पे है, जैसे बंगाईगांव से यहाँ तक गुवाहाटी तक आप देखिए, सुबह एक ट्रेन आती थी, उसके अंदर में इतने सारे वर्कमैन जो अलग अलग क्षेत्रों में, खाली वर्कमैन वैसे नहीं, वाइट कॉलर जो भी थे और भी थे, प्रोफेशनल भी थे, वो आते हैं यहाँ पे काम करते। हम लोगों ने बात करी इंडस्ट्री से, वो बोले देखिए हम रेलवे स्टेशन पे अपना व्हीकल लगा देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग उसमें उतना ही कैपेसिटी लेंगे, सारे हम लोग पालन करेंगे, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आ जाए, उसके बाद में व्यवस्था हमको वहाँ से फैक्ट्री ले जाने की, फैक्ट्री से वापस उनको छोड़ने की हम लोग करेंगे। तो ये जो एक चीज़ है ना, देखिए सरकार के स्टेक होल्डर्स के, अभी क्या कि हमको तीनों को, हमारा हेड, हैंड और हार्ट, ये तीनों एक परफेक्ट हार्मोनी में काम करे, इस तरह की व्यवस्था करनी है। मेंटली हम प्रिपेयर हैं कि इसमें करेंगे। हमने इंडस्ट्री से बात करिए, मैं देखिए मैं एक हॉस्पिटल से भी जुड़ित हूँ, कि जब हॉस्पिटल काम कर सकता है, हमारे डॉक्टर्स काम कर सकते हैं, हमारे हेल्थ वर्कर काम कर सकते हैं, इस कोविड में और ज़्यादा रिस्क लेके हम क्यों नहीं कर सकते इसके अंदर में। तो वो बड़े मानसिक रूप से तैयार हैं कि भाई थोड़ी सी हमको सरकार की तरफ से कुछ ये, मतलब व्यक्तिगत प्रयास जारी है इंडस्ट्रियलिस्टों का, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें और सहूलियत की ज़रूरत है और उन्हें मौका देना होगा। हमारे साथ बहुत जल्द सिद्धार्थ दत्त जुड़ जाएंगे गुड़गांव से, लेकिन और ओम प्रकाश जी, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल भी है, क्योंकि आप सीए हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम आज बात कर रहे हैं, कोरोना संकट ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी सिखाएगी ये, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में जिस तरह से औद्योगिक विकास होनी चाहिए थी, आज तक नहीं हुई है। केंद्र सरकार, जैसा फिनर के पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं कि
केंद्र सरकार ने कुछ योजनाएं जो है पूर्वोत्तर के लिए दी, लेकिन बीच में ही उनको रोक दी गई। इसकी वजह का भी अब तक पता नहीं चल पाया है। हमारे साथ ओम प्रकाश अग्रवाल जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने बहुत लंबा पूर्वोत्तर में उथल पुथल का दौर रहा है कई वजहों से, लेकिन हालात अब ठीक है और कनेक्टिविटी की बात करें तो तेज़ी से विकास भी हो रहा है। बावजूद इसके इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कमी दिख रही है हमें प्रैक्टिकल फील्ड पे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कमियां तो कुछ है। जो इंडस्ट्रीज पहले लगी हुई थी, उनका अचानक उनका कर्टेल, मतलब जो भी उनको बेनिफिट मिल रहा था वो जीएसटी के नाम पर अचानक कर्टेल कर दिया गया। इसके अलावा आप देखिए कि असम में इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूर बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरीके से आप ये भी सोचो कि असम में बिजनेस इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश कहीं की जा रही है क्या? जी, मतलब मैं अगर बात करूं कि इंडिया के किस स्टेट में वेल्थ क्रिएटर सबसे लेस रेस्पेक्टेड है, तो मैं उसमें से असम को एक पकड़ूंगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी वेल्थ रेगुलेटर्स आर मोर रेस्पेक्टेड देन वेल्थ क्रिएटर्स। तो जिस देश में वेल्थ क्रिएटर्स और बिजनेसमैन का सम्मान नहीं रहेगा, वो देश कभी फ्लोरिश नहीं कर सकता है। आज देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे हाउस आए हैं, बिजनेस हाउस, लेकिन कतिपय कारणों से उनको जाना पड़ा, और वो कारण क्या था ये सबको पता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के लिए मतलब दिक्कत क्या होती है कि गवर्नमेंट एक तरफ तो डिक्लेयर करती है हम देना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो एक्ट बनकर आता है, जब तक उसका फाइन प्रिंट आता है, उसमें इतने सारे इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं कि बिजनेसमैन को कुछ नहीं मिलता। सब्सिडीज़ की बात करते हैं कि हम आपको सब्सिडीज़ देंगे, कितने साल बाद सब्सिडी मिलता है? जी, सब्सिडी आपको क्यों दिया जा रहा है? कि आप अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर पाएँ। आप इंडस्ट्री को ख़त्म पूरा चला लेते हो, 5 साल 7 साल लोन लेकर आपकी ऐसी तैसी हो जाती है, तब आपका सब्सिडी मिलता है, और उसके लिए भी क्या कीमत चुकानी पड़ती है ये सबको पता है। तो सर, इन्वायरमेंट नहीं है, इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है। जी। जोशी जी, आप बड़े इंडस्ट्रीज़ की बात, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो एमएसएमई की बात है, हमारे पास हम छोटे स्तर पर भी तो शुरू करके अपने इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग रूप दे सकते हैं। हमारे पास संसाधनों की तो कमी नहीं है। चाय हमें प्रकृति से मिलता है, पटसन मिलता है, रबर, बांस, बेत, मछली, दूध के क्षेत्र में क्रांति कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन कमियां अगर केंद्र सरकार हमें अगर निगलेक्ट कर रही है तो इसका असर कहीं राज्य सरकार पर भी तो नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। देखिए, राज्य सरकार की भी और फिर देखिए कुछ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जी, जैसे आपने दूध क्षेत्र का नाम लिया, तो मैंने एक बार कुछ स्टडी करके फिर शेयर भी की, जो माने हु मैटर्स इन द गवर्नमेंट और बाकी जगह, कि हम लोग अमूल को यहाँ पे क्यों नहीं रिपीट कर सकते। देखिए, अमूल एक सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव सेक्टर में है, उसने किसानों का भला किया है, पशुपालकों का भला किया है, और वो दे आर डूइंग वेरी वेल, कितनी उनकी सब चीज़ है। तो हमारे यहाँ तो देखिए अपने आप में बहुत कमी है दुग्ध क्षेत्र में, और बहुत संभावना है। तो हम लोग ये एक अमूल यहाँ पे क्यों नहीं रिपीट कर सकते। कुछ हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, वो बाकी CSR में आप करते हैं, इसके लिए आयोजन, उसके लिए आयोजन, तो वो भी तो इस तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट करना भी एक CSR की एक्टिविटीज़ करके उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए पॉलिसी के साथ साथ, और वो बड़ा मैं आपको सॉलिड बताता हूँ, मैंने स्टडी करी है, जैसे एक डिफेंस सेक्टर है। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि उसको बहुत हम एक्सपेंड करें। यूपी में एक पूरा डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, एक उसी तरह का। देखिए, एक तो हमारे युवा उस काम के लिए बड़े माने फिट हैं, तो एक डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो पूर्वोत्तर में, तो वो देश के लिए तो वैसे काम आएगा। एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगा, जेन्युइन इंडस्ट्री लगेगी, और उसके लिए जो एंसिलरी लगेगी, बहुत सारी एंसिलरी, सारा तो वो खुद नहीं कर सकेंगे, तो एक इंडस्ट्री का जाल बजाएगा, और जो जितनी एंसिलरी आएंगी वो सारी की सारी MSME सेक्टर में आएंगी। ये चीज़ करने से देखिए जो अपने अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को एड्रेस कर सकते हैं, इंडस्ट्री कर सकते हैं। जब चारों तरफ वो बैठेगा, वातावरण बनेगा, वो चीज़ बनेगा, उनको देख के और 4 इंडस्ट्री आती है। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को, देखिए व्यापार जोड़ता है, इंडस्ट्री जोड़ता है, हम लोग तोड़ते नहीं। तो इस बात को सरकार को समझना चाहिए। सरकार, इंडस्ट्री, और देखिए एक इंडस्ट्री एसोसिएशन की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें जो पुराने ठप्पे से लग के नहीं चलना है, हमें ग्राउंड पे आके, ज़मीन पे आके, और जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे उन्होंने बताया कि भाई कोई नया लोग आना नहीं चाहते, एक उनको सम्मान मिले और उनको भी विश्वास हो कि देखिए आपके साथ सरकार है, आपके साथ सिविल सोसाइटी है। और कुछ समय के लिए मैं कहता हूँ कि देखिए आप लेबर सेक्टर में आप रिफॉर्म करिए, आप नया एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, उस पर इतनी पाबंदी मत लगाइए कि देखिए एक अनिश्चितता तो रहती है उद्योग के अंदर में, रिस्क रहती है। अगर आप कुछ छूट उनमें दे सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है सारे काम,
कि भाई फिलहाल जो नया उद्योग लगेगा 5 साल वो इन सब प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ दत्त जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है डिजिटल आई प्राइवेट लिमिटेड के गुड़गांव से जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना संकट से तो हम गुजर ही रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट में खासकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में काम किया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। आप असम से हैं, आप डायरेक्टर हैं डिजिटल आई प्राइवेट लिमिटेड के। सबसे पहले तो बताइए कि आप लोग इस वक्त किस तरह का सर्विस दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग कोविड-19 सिचुएशन को फाइट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सैनिटाइजिंग चैम्बर से लेके हैंड सैनिटाइजिंग ऑटोमेटिक डिस्पेंसर से फॉगिंग मशीन तक। सो हम लोग एक ऐसा इंडिया का पहला कंपनी है जो सैनिटाइजिंग कोविड-19 सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं। और कोविड नया है और कोविड का इक्विपमेंट्स भी नया है। सो लोगों को सीखने के लिए टाइम लगेगा, कोविड का इक्विपमेंट्स का जानकारी लेने के लिए टाइम लगेगा, और लोगों को पैनिक नहीं करना है फॉर द टाइमिंग, और धीरे धीरे ये स्टडी जैसे कंट्रोल में आते जाएंगे। और सेफ्टी मेजर्स के लिए बहुत सारे स्कोप्स है अभी आज के डेट पे। जैसे कि आप असम के लिए बोल रहे थे, हम लोग अभी असम में सेटअप शुरू करने की सोच रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव से नहीं, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से हम लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं उधर, और जल्दी जल्दी हम लोग असम पे आएंगे। जी हाँ, तो अभी फिलहाल हम लोग सिद्धार्थ, आपकी जो इच्छा है वो एक नई संभावना जता रही है। लेकिन हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन फिनर के एक्स चेयरमैन है हमारे साथ, राम स्वरूप जोशी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए, आसाम के लिए कोई पॉलिसी अगर बनाती है तो बीच में रोक देती है। क्या आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप जैसे युवा जो है, आप जैसे युवा मैन पावर है, वो भी एक साथ आगे आके एक पूर्वोत्तर और असम में एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाया जा सकता है जिससे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके? डेफिनेटली हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों पे, अनागत जो भी दिन आ रहे हैं उस दिन पे आप लोग डिजिटल आई को बखूबी उधर देख सकेंगे और देख पाएंगे। और हर जगह पे हम लोग पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो स्टेट सरकार परमिशंस नहीं देते। इट इज लोगों का इच्छा और टेक्निकलिटी के लिए प्यार, टेक्नोलॉजी के लिए प्यार, वो दिखा के आगे आना पड़ेगा, तब जाके सरकार हाथ से हाथ मिला पाएंगे। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। राम स्वरूप जी, ये बहुत ही युवा है। मैं जहाँ तक इनको जानता हूँ 30 साल भी नहीं हुआ होगा शायद इनको उम्र में। वो एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर है डिजिटल आई प्राइवेट लिमिटेड। ये तकनीकी चीज़ों से जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त कोविड-19 के चलते मेडिकल इक्विपमेंट जो खासकर मास्क, सैनिटाइजेशन, इस तरह का, सॉरी मास्क तो नहीं, सैनिटाइजेशन के लिए प्रोसेस की बहुत वो काम कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? वो असम आना चाहते हैं। देखिए, मेरे को बहुत गर्व है, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक मैंने इन जैसे जो और भी युवा है, मेरा काफ़ी उनसे संपर्क होता है अलग अलग जगहों में। वो बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में, सब जगह है। इवन कलकत्ता में बहुत लोग हैं। जब उनसे बात करते हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप वापस नॉर्थ ईस्ट में आके अपना परफॉर्म क्यों नहीं करते, तो बोले देखिए साहब, हम आना चाहते हैं, दिल से आना चाहते हैं, वहाँ आके हमको खुशी भी होगी, लेकिन फिर मेरे को आपको क्या चीज़ रोक रही है? मैं आपसे देखिए एक शेयर कर रहा हूँ, ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। वो बोले कि देखिए जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट हमको चाहिए उसकी कमी है। तो ये देखिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट तो कौन बनाएगा? जो हम लोग यहाँ पे हैं, इंडस्ट्री में हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, सरकार की है। खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए इंडस्ट्री एसोसिएशन का बहुत बड़ा उसमें रोल होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो देखिए कई इतनी संस्थाएं हैं, छात्र संस्थाएं हैं, उनको भी आगे आके आना चाहिए। देखिए उनका भी आगे जाके क्या होगा, पढ़ाई के बाद में उनको किसी प्रोफेशन में, बिजनेस में या कहीं न कहीं उनका कैरियर बनाना होगा। तो हम लोगों को साथ आके एक समग्र रूप से एक टोटलिटी पे काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी देखिए अच्छी बात है आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो हमारे युवा है, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं बाहर जाके एड्रेस करता हूँ लोगों के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इंडस्ट्री में और कई जैसे प्लेटफॉर्म में। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो परसेप्शन होता था कोई ज़माने में कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाले तो ऐसे ही होते हैं, उन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया हमारा परसेप्शन। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ हीरो थोकचम भी जुड़े हुए हैं, युवा उद्यमी हैं।
एमडी गोल्डन ट्रांस पावर के एमडी हैं वो। आप सिद्धार्थ दत्त को सुन रहे थे, हीरो थॉक्चम गुड़गांव से जुड़े हुए हैं ये। हाँ, डिजिटल आई प्राइवेट लिमिटेड जो अभी गवर्नमेंट से उनका वो हुआ है, जिसकी वजह से वो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं और डिजिटल काम उनका ज़्यादा होता है और आप भी पावर सेक्टर में काम करता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, पूर्वोत्तर का जो यूथ है, यूथ पावर है, युवा शक्ति है, वो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, अपने राज्य में काम करने का उनको कम मौका मिलता है। आप कुछ सिद्धार्थ से पूछना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो एमएसएमई का एक सिडबी ने कुछ ये कुछ फंड प्रिपेयर किया है, जो स्मॉल जो अभी कोविड-19 में जो एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है उसके लिए जो फंड प्रिपेयर किया है, उसको आपको आपको उस फंड को कुछ मिला है उसको? सिद्धार्थ वो पूछना चाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट की ओर से आपको कोई मैं समझ फिनेंशियल गया, सर, सपोर्ट मैं मिला समझ है? गया। आप पूछ रहे हो कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिल रहा है। सर, हम लोग अभी तक तो हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टेकन इट डाउन, और हम लोगों ने अपना पहला कदम बढ़ाया है। और ये सारा जितना भी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पूरा ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट पे हो रहा है। बाकायदा हम लोग गवर्नमेंट को सप्लाई करके हेल्प कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में वो फंडिंग वगैरह का इशू कोई नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है वैसे। और हम लोग सेल्फ फंडिंग करके ही मशीन इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। एंड बेसिकली वी आर फोकस्ड ऑन मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट। जी हाँ, बिल्कुल। ये मगर हाँ, बोलिए जी, सुन रहे हैं। सिडबी का एक इकोनॉमिक पैकेज है, फंड पैकेज है, जो कोविड-19 के लिए स्पेशल पैकेज बनाया है। जो इस कोविड-19 के एंटरप्रेन्योर जो अभी आ रहा है, इसको मजबूत करने के लिए एक पैकेज आया है। उसको थोड़ा आप उसको थोड़ा सा अप्लाई कीजिए। और जो अभी असम का अंदर में एक सैनिटाइजिंग के लिए, हैंड सैनिटाइज़र के लिए जो लिकर जो मिल रहा है, खटखटी में जो लिकर मिल रहा है, वो असम से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो उसको थोड़ा स्टेट कैबिनेट एक डिसीजन लीजिए कि उसको भी थोड़ा सा नोटिस का हर जगह में थोड़ा सा जो अल्कोहल है उसको ENA जो बोलते हैं, उसको थोड़ा सा मिलने के लिए मैं असम गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उसके लिए। जी सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश जी, दो लोगों को आप सुन रहे हैं, एक मणिपुर से है और एक गुड़गांव से, असम के हैं, सिद्धार्थ दत्त। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए थी और जिस तरह से उनको आगे लाना चाहिए या जिस तरह से एनकरेज करना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। और आपने खुद कहा कि असम में जो व्यवसायी है उनको किस नज़र से देखा जाता है। कुल मिला के स्थिति ये है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, बहुत कुछ है, लेकिन सरकारी सदिक्षा और ब्यूरोक्रेट्स की बात आपने कही थी। कुल मिला के एक निराशाजनक छवि ही अभी तक आई है। देखिए, मैं बिज़नेस को 3 पार्ट में अगर बात करना चाहूँ, एक जिनके रॉ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है जी, दूसरा वो जो रॉ मटेरियल बाहर से आएंगे, तीसरा वो जिसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं पड़े, यानी IT टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्रीज, जिसमें रॉ मटेरियल यहाँ पर है जी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ की यहाँ अपार संभावना है। जैसे अभी जोशी जी ने दूध के क्षेत्र में भी बात की, मत्स्य परिपालन की स्थिति में ये हो सकता है, इवन हैचरीज का केस में हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग में अपार संभावना है। सरकार कुछ आगे बढ़ भी रही थी, लेकिन वही कह रहा हूँ कि इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और अपन लोगों के बीच में, अपने व्यवसायियों के बीच में भी देखिए वो तेज़ी और वो उत्साह नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा लीक से हट के बताऊँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ जो बिज़नेस में आगे रह रहा था, आज के सैकड़ों साल से उस कम्युनिटी के 99% लोग बिज़नेस में थे, और आप उस कम्युनिटी का जब आज देखिए तो 80% युवा नौकरी की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ। ये जो एक बड़ा वर्ग आज का युवा के बिजनेस से डिसएसोसिएट हो रहा है, खास करके इंडिया में, गद्दी पर नहीं, चेयर पर भी नहीं बैठना चाह रहा है सब। तो इसके पीछे के कारण खोजना पड़ेगा। उस कारण मैंने जो पहली बात कही थी कि वेल्थ क्रिएटर आर
लेस रेस्पेक्टेड। जब तक वेल्थ क्रिएटर को रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बिजनेस के प्रति लोगों में चाव नहीं बढ़ेगा। नंबर 2, जिसमें रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगाते हैं, उसमें देखिए जाने अनजाने एक बात को हम लोग को समझना पड़ेगा कि असम में जो कंजम्पशन है वो बहुत लिमिटेड है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत लिमिटेड है। बाहर से रॉ मटेरियल मंगा कर यहाँ माल बना करके वापस बंगाल बिहार भेजना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। उस तरह की इंडस्ट्रीज की यहाँ डेवलपमेंट की संभावनाएं कम है। जी हाँ, बिल्कुल। सर, एक मिनट एक बात करना चाहूँगा। तीसरी बात है कि जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं मुझे लग रही है जिस पर हमें काम करना चाहिए, आने वाला समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। अगर हम लोग सब मिल करके यहाँ एक IT हब की परिकल्पना करें बेंगलोर और हैदराबाद की तर्ज पर, तो शायद काफ़ी भला हो पाएगा। जी हाँ, IT हब की बात कर रहे हैं। और जोशी जी, हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि पूर्वोत्तर के विकास से ही देश का विकास संभव है। और IT हब, चूँकि युवा पीढ़ी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड भी है, और हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें काफ़ी इसको लेकर जागरूकता है, उनमें टैलेंट है। गुड़गांव से जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ दत्त। IT हब नॉर्थ ईस्ट में, असम में, क्या कहेंगे सिद्धार्थ? सर श्योर, मतलब IT हब असम में एक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें आने वाले बच्चों के लिए तो करना ही करना चाहिए। आने वाले लोगों के लिए जिनका जो इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ है वो आगे लाना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्री और उभर के निकल सके। और आपको अगर मैं बताऊं कि असम में एक IT हब होना तो मेरा एक ड्रीम है, डेफिनेटली मेरा एक सपना है कि असम में एक IT हब बने। तो उधर लोगों के पास टैलेंट है, और जो टैलेंटेड लोग हैं वो सारा कुछ बाहर जैसे जा रहा है। जैसे कि सर ने अभी बोला कि हर कोई बेंगलोर जा रहा है, हर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी असम में जाके रॉ मटेरियल बाहर से प्रोक्योर करके फिनिश प्रोडक्ट्स बना के बाहर भेजना। इट इज़ वर्थलेस, इट इज़ वेरी ट्रू, ये उन्होंने बहुत सही बात बोला है। लेकिन सर असम को भी अपलिफ्ट करने के लिए मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रिएटिव आइडिया और इनोवेटिव आइडिया जो उनके दिमाग में है वो टेलीकास्ट करे, प्रोकास्ट करे, तब जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। जो भी युवा उधर है, जो सोचते हैं कि अपने आप में एक टैलेंट है और जिनके पास ऑलरेडी एक क्रेडेंशियल है, मान के चलिए, उसको निकालने के लिए जो भी हेल्प चाहिए, वी आर रेडी टू हेल्प, वी आर रेडी टू हेल्प। जी हाँ सिद्धार्थ, बहुत अच्छी बात कही आपने। रामस्वरूप जोशी जी, युवा लोग चाहते हैं बहुत कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीतिक ढर्रा है और ब्यूरोक्रेसी का जो ढर्रा है, इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही है। इससे हम कैसे उबर सकते हैं? बहुत हो गया, 70 साल आज़ादी के हो गए, हम यही कहते हैं कि आमाक माही आय सकुरे स्वा है, नतून दिल्ली आमाक माही आय सकुरे स्वा है। हम सुनते सुनते आधी उम्र तो गुजर ही गई हमारी यही सुनते सुनते। लेकिन जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो वहाँ से निकलने का रास्ता भी हमें ही तलाशना है। क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो युवा शक्ति, और जो दूसरे, देखिए मैं जैसे अब व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका गुड़गांव में जो इनका सुन के, कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है मेंटरिंग का, कि भाई आप आओ, आपको जो भी तरह को यहाँ से चीज़ें एड्रेस करनी है, बहुत सारी चीज़ें तो मेंटरिंग के थ्रू एड्रेस हो सकती है। दूसरा क्या होता है, देखिए जैसे एक हमारे मणिपुर के बंधु ने कहा कि भाई सिडबी का, तो देखिए सिडबी का और कई सारे बैंकर्स के, इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारी स्कीम अलग अलग है। मैं सरकार से चाहूँगा, और पर्टिकुलरली देखिए एक डोनर मिनिस्ट्री का तो क्रिएशन ही डेवलपमेंट के लिए हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के लिए हुआ था। वो एक मंत्रालय की जगह, मेरे को अदरवाइज नहीं लें, एक डिपार्टमेंट की हैसियत की तरह उसको रिड्यूस कर दिया गया। धीरे धीरे उसका रोल सीमित करते गए, तो वो नहीं होना चाहिए। डोनर को अपना सही में जिस तरह से डोनर की परिकल्पना की गई थी, उस डोनर मिनिस्ट्री की उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। युवा और जो एस्टाब्लिश्ड है उनका साथ मिलके, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक विशेष प्रोत्साहन, बहुत सारी स्कीमें हैं, वेंचर फंड है, यहाँ कल्पना बहुत हुई है लेकिन वो कागजों तक सीमित रह गई। उनको निकाल के कि भाई एंजल फंड है, वेंचर फंड है, ये आपको इंटरेस्ट सबवेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब बिखरी हुई है। तो अब यहाँ पे ज़रूरत है। और दूसरा मैं चाहूँगा कि देखिए एक समय आ गया है, जो डोनर का तो एक हेडक्वार्टर है जी, वो सही में नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। आप दिल्ली में मत रखिए, दिल्ली में आप डोनर क्या करेगी? आप डोनर से जो कुछ आना है दिल्ली से वो आए करे, लेकिन डोनर का हेडक्वार्टर यहाँ पे हो, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के वो सारे बंदे उसमें रहे। और कुछ देखिए छोटी छोटी बातें होती, अभी जैसे हमारे CM साहब ने इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया,
बहुत अच्छा कदम है, अभी होनी चाहिए, सुननी चाहिए। लेकिन अगर आप उसकी डिटेल जाओगे, उसमें कोई उद्योग क्षेत्र का कोई बंदा नहीं है जी। तो आप इकोनॉमी को बिना उद्योग के आप कैसे करेंगे। बहुत अच्छे सुभाष दास साहब है, बहुत मैच्योर्ड ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनको हमारे साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, हम सब लोगों को जानते हैं, एक बड़ा काबिल आदमी उन्होंने बनाया उससे। लेकिन उसमें कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव कि हम उनको ग्राउंड रिलेटिव जो बताएं कि साहब इसको करो तो इसके साथ में ये आप कदम साथ में उठाइए कि हम लोग एक अच्छे कोऑर्डिनेट वे में हारमोनी के साथ आगे बढ़ें। जी हाँ, हीरो थोकचम, आप फिनर के पूर्व अध्यक्ष को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि डोनर का हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए क्योंकि डोनर को इसीलिए बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत अच्छा ये है, सुझाव है। जी हाँ, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है और हमको लगता है बहुत अच्छा सजेशन है। तो ये बिल्कुल बनना चाहिए। अगर नोटिस का भले के लिए सोचना है तो नोटिस में रहना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है, मैं मानता हूँ। जी हाँ। और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो एक बात अक्सर कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से ही कंट्री का डेवलप हो सकता है। क्या कहेंगे, आपको प्रैक्टिकली ये नज़र आ रहा है? एकदम नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी देखिए अभी हमारा ये नोटिस का जो हमारा कई सालों से जो प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो नहीं हो रहा था, उसको सब मिलके एक नोटिस का इकट्ठा करके एक एडवाइजरी बोर्ड बना के उसको एक नोटिस को एक इंजन, ग्रोथ इंजन में डालना है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल में जो इन्वेस्टमेंट जो करना था अभी कराना है। यहाँ जहाँ पे जो इंटरप्रेनर है उनको सपोर्ट देना है। जी हाँ, बिल्कुल उनको सपोर्ट देना है। हमारे पास समय की कमी है। हीरो सिद्धार्थ दत्त, आपसे आखिरी सवाल, आप असम गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करेंगे कि जो यूथ पावर है, युवा पावर है, आईटी सेक्टर को लेकर हो या दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर हो, किस तरह से काम करना चाहिए असम गवर्नमेंट को? असम गवर्नमेंट को बेसिकली असम गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कर रहे हैं, ये शिक्षा के माध्यम से कर ही रहे हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट दे आर डूइंग। वही सबसे अच्छा चीज़ है वो जो कर रहे हैं। उसके बाद जो भी नॉर्थ ईस्ट से कोई आईटी रिलेटेड, आईटी हब बनाने की कोशिश करने की क्षमता रखते हैं और अपने आप को आके मतलब प्रेजेंट करना है उनको, हम लोग उनके साथ है। हमारे डायरेक्ट ईमेल आईडीज है, हमारा फेसबुक पेज है, उसमें फॉलो कीजिए, हम लोग को कांटेक्ट कीजिए, वी विल सपोर्ट देम फॉर नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए सिद्धार्थ दत्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश अग्रवाला, राम स्वरूप जी और शुभ्रांशु भट्टाचार्य जुड़े थे। हमारे साथ मणिपुर से हीरो थोकचम जुड़े। आप सबका कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और लड़ाई जो है लंबी चलेगी, लेकिन देश की अर्थनीति को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को कुछ रियायतें देनी होगी, कुछ छूट देनी होगी और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा जो इन्वेस्टर है वो बेखौफ आ सके। तभी हम पूर्वोत्तर के विकास के साथ ही पूरे देश के विकास की बात को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। मुद्दा में इतना ही। धन्यवाद।